हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, मैथ की वीडियोस अगले 3 से 4 दिनों में आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी और आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सबको एकदम अच्छे से और उसके बारे में डीपली पूरा नॉलेज दिया गया है। तो दोस्तों, अंत तक पूरा वीडियो देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? ठीक है, तो दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये लॉन्च हुआ है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। ठीक है, ये लॉन्च हुआ है हरियाणा में। दोस्तों, हरियाणा में 6.29 लाख परिवारों के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपए वहाँ की खट्टर सरकार, जो मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे जमा करेंगे। हर अकाउंट में, हर व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा पैसा और उसके बाद जिनके भी अकाउंट में ये पैसा जाएगा वो लोग 18 से 50 साल तक की उम्र के होंगे। ठीक है, तो ये 6,000 रुपये वो प्रति वर्ष जाएगा उनके अकाउंट में और हर माह 500 रुपये की व्यवस्था रहेगी। तो 500 रुपये यानी साल भर में कुल मिला के 6,000 रुपये, यानी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा में हर परिवार को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कौन सा राज्य हाल ही में CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है? ठीक है, तो CFL और फिलामेंट बल्ब, जो पीले रंग का बल्ब आता है जिसको हम लोग बहुत पहले से यूज करते आए हैं, वो बल्ब और CFL बंद हो गया है। कौन सा राज्य है वो? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक, केरल में LED लाइट्स के प्रयोग को बढ़ाने के लिए और बिजली की खपत कम करने के लिए CFL और फिलामेंट बल्ब के बिक्री को बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म की है? ठीक है दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, वहां पर मौत की सजा के लिए कोई भी न्यूनतम उम्र अब तक तय नहीं थी। ठीक है, न्यूनतम उम्र तय नहीं थी, तो वहां पर सरकार ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा बंद कर दी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब वहां पर कोई भी सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 26 अप्रैल को। ठीक है, बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों, ये बौद्धिक संपदा दिवस होता क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, जैसे अगर आपने कोई सामान बनाया, आपने खुद वो सामान बनाया, तो अब वो सामान आपके मालिकाना हक के अंदर आ गया। ठीक, जैसे पहली बार मान लीजिए कि आपने मोबाइल बनाया। ठीक, जिस ब्रांड का मोबाइल आपने बनाया, तो उस ब्रांड का मोबाइल अब दूसरा कोई नहीं बना सकता, वो ब्रांड आपका कॉपीराइट हो गया। ठीक है, तो आपके कॉपीराइट से संबंधित, आपके पेटेंट से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, उसी को हर वर्ष बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 142वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत को 142वां स्थान मिला है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस की, कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें कितने देश शामिल हुए? तो इसमें कुल शामिल हुए थे 180 देश। ठीक है, 180 देश इसमें शामिल किए गए थे।
इसमें भारत का इस साल तो 142वां स्थान है, पिछले साल 140वां स्थान भारत का रहा था। ठीक है, भारत का पिछले साल इसमें 140वां स्थान रहा था। उसके बाद बात करी जाए कि इस समय इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, तो इस समय इस इंडेक्स पर पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर इसमें रहेगा डेनमार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहे हैं, सारा तैयार कर लीजिए, अंत तक पूरा वीडियो देखते रहिए। तो बात करते हैं अब कि 180 देश तो इसमें हमने बताया कि 180 देश होंगे, तो दोस्तों सबसे अंत में कौन देश रहेगा, इसमें कौन सा देश सबसे लास्ट पोजीशन पे रहेगा? तो आप जानते हैं कि विश्व में सबसे खतरनाक देश माना जाता है उत्तर कोरिया। तो 180वां जो होगा वो होगा आपका उत्तर कोरिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे विशेष क्वेश्चन हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह योजना शुरू हुई है। योद्धा कल्याण किसके लिए? तो आपको पता होगा इस समय योद्धा किसको कहा जा रहा है? डॉक्टर्स, पुलिस। ठीक है, डॉक्टर्स, पुलिस, ये लोग योद्धा कहला रहे हैं। तो इनके लिए योजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें सरकार इनको आर्थिक सहायता के साथ साथ विशेष पैकेज भी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ बात कर ले कि कपिल देव त्रिपाठी पे, तो ये हैं कहाँ के? तो ये हैं इलाहाबाद के। ठीक है, प्रयागराज के हैं ये, और ये 1980 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं। 1980 बैच के आईएएस ये रह चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो अभी हाल ही में बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो थे उनका नाम था संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी जो हैं अब वो सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी के क्या हैं? प्रमुख हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे राष्ट्रपति के नए सचिव बनेंगे कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब टॉक बैक कीबोर्ड किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में शुरू किया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। ठीक है, गूगल ने ये टॉक बैक कीबोर्ड शुरू किया है। दोस्तों अब इसके बारे में कुछ मेन बातें कर लें। गूगल जो है, गूगल के इस समय सीईओ कौन है? सबको पता होगा, जिनको नहीं पता वो लोग जान लें। सीईओ इस समय है सुंदर पिचाई। ठीक है, गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। बात करते हैं कि गूगल किस सन में स्थापित हुआ था? तो गूगल 1998 में स्थापित हुआ था। और इसकी स्थापना की थी किसने? तो 1998 में लैरी पेज नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, गूगल की पूछता है कि गूगल की सहयोगी संस्थाओं में कौन मेन है, इसका नाम आता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, गूगल की सहयोगी संस्था होती है अल्फाबेट इंक। ठीक है, अल्फाबेट इंक। ठीक है दोस्तों, इतने सारे बात इसमें आ गए। ध्यान रखिएगा, एक चीज और इसमें रहेगा कि ये गूगल जो है ये है कहाँ पे? तो दोस्तों गूगल जो होता है ये कैलिफोर्निया के अंतर्गत है। गूगल कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? यूएस में पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वह निगम जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया है।
उस निगम का नाम बताना है जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें हो जाएं तो दोस्तों 27 अप्रैल के दिन एनटीपीसी जो थी उसने 10 बसों और 10 कारों का संचालन शुरू किया है। और ये बस और कार, जितनी भी बसें और कारें थी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स थी। ठीक है, ये सब क्या करती थी कि हाइड्रोजन से बिजली बनाती थी। ठीक है, इनका काम है हाइड्रोजन से बिजली बनाना। ऐसी तकनीक इनमें लगाई गई है। और इसके बारे में एक और बात कर लें कि देश भर में एनटीपीसी ने ऐसी बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन कितने बनाए हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए कुल 90 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, पूरे देश के अंदर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में किस दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में हर साल खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात होती है कि खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुर युद्ध के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आखिर ये अचानक से क्यों आया। तो दोस्तों ये हाल ही में अभी दिवस पड़ा था 23 अप्रैल को। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है 23 अप्रैल को एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया था। अब बात आती है कि ये क्यों मनाया गया था। तो दोस्तों इस युद्ध में जितने भी मणिपुर के योद्धा शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था। तो ये एंग्लो मणिपुर युद्ध जो है 1891 में हुआ था। ये चला था 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन इसमें आ गया। हर एक चीज आपको पता हो चुकी है। दोस्तों ध्यान देते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वह देश जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें होगा कि अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च करने वाला हाल ही में पहला देश कौन सा बना था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ठीक है, ईरान जो है अपने अरब कंट्रीज में पहला ऐसा देश बना है जिसने अपना खुद का सैन्य उपग्रह बनाया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी बात हो जाए। 24 अप्रैल के दिन ये काम हुआ था। 24 अप्रैल के दिन ये लॉन्चिंग हुई थी और लॉन्च किया था किसने, IRGC। ठीक है, IRGC ने ये लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है ईरान रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प। ठीक है, इसके द्वारा ये उपग्रह लॉन्च हुआ था और इस उपग्रह का नाम क्या रखा गया था। तो इस उपग्रह का नाम था नूर। ठीक है, नूर नाम का उपग्रह था ये। इसकी लॉन्चिंग हुई थी और ये पृथ्वी तल से 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, प्रथम अरब देश जिसके द्वारा मारिजुआना यानी भांग। देखिए दोस्तों, अभी तक आप भांग का नाम नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए मारिजुआना ही भांग का दूसरा नाम होता है। तो वह प्रथम अरब देश जिसके द्वारा मारिजुआना यानी भांग की खेती को वैधता प्रदान की गई, यानी अब वहां पर भांग की खेती के लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी। तो ऐसा पहला अरब देश कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। अब बात करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस की। पहली बात, भांग को मारिजुआना तो कहा ही जाता है। अब एक नाम मैं और आपको बता रहा हूँ, इसका दूसरा नाम होता है कैनबिलरास। ठीक है, कैनबिलरास। अगर कभी आप एग्जाम में कैनबिलरास करके नाम आ जाए या मारिजुआना नाम आ जाए तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये भांग की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि लेबनान तो पहला अरब देश बना है। तो इसके अलावा एक अरबी कंट्रीज की बात न करके विश्व की बात करें तो विश्व में 2 ऐसे देश हैं जिनको ये वैधता प्रदान की गई थी। पहला देश होता है मोरक्को
ठीक, पहला देश होता है मोरक्को जिसको ये वैधता पहले से मिली है, दूसरा देश होता है अफगानिस्तान, इसको भी ये वैधता पहले से ही मिल चुकी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, वह पूर्वोत्तर राज्य जहां वाइपर परिवार की नई प्रजाति सालाजार स्लीथेरिन को खोजा गया। तो सालाजार स्लीथेरिन को खोजा गया वह पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में वाइपर परिवार की नई प्रजाति सालाजार स्लीथेरिन खोजा गया। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा ये वाइपर परिवार क्या है। दोस्तों वाइपर एक प्रकार का सांप होता है। ठीक है, सांपों का एक परिवार होता है, एक जाति होती है सांपों की जिनको वाइपर कहा जाता है। तो इसी परिवार में, इसी जाति में एक और नई जाति खोजी गई है सालाजार स्लीथेरिन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सालाजार स्लीथेरिन यानी ये सांपों की जो प्रजाति ये कहाँ पाई गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर? दोस्तों ये पाई गई है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व में ये सांप की प्रजाति पाई गई है। दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व जो है इसी का दूसरा नाम होता है पखुई टाइगर रिजर्व। आपने बुक्स में पढ़ा होगा पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ है। दोस्तों ये पता होगा आपको अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो पक्के टाइगर रिजर्व का दूसरा नाम होता है पखुई टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का नाम क्या है? ठीक है, बैक्टीरिया पहचान करने वाले सेंसर का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों बैक्टीरिया पहचान करने के लिए अगरकर अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में बनाया है जिस सेंसर को, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, बग स्नीफर। ठीक है, बग स्नीफर नाम का इन्होंने सेंसर बनाया है। ठीक है, अगरकर अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये अनुसंधान संस्थान है और जो सेंसर है वो 30 मिनट के अंदर 1 मिलीमीटर के नमूने अगर मिल जाए तो उसमें के बैक्टीरिया को खोज सकता है। यानी इनका कार्य जो वो 30 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित मुद्दीयट्टू का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, देखिए दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी बात होगी, पहले इसका आंसर ले लेते हैं। ये मुद्दीयट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, अब दोस्तों ये मुद्दीयट्टू है क्या? तो मुद्दीयट्टू जो है दोस्तों यह एक नृत्य है। सबसे पहला चीज कि ये एक नृत्य है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। तो सांस्कृतिक विरासत दो प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब बात करते हैं कुल कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं और मूर्त सांस्कृतिक विरासत कितने हैं। दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं इसमें। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या टोटल है 13। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या भारत के अंदर कुल 13 तय की है और भारत के अंदर ही मूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या कुल 37 तय की गई है। ठीक है, भारत के अंदर, जिसमें इन 37 में 29 जो हैं वो सांस्कृतिक हैं, उसके बाद 7 जो हैं वो प्राकृतिक हैं और 1 जो है वो मिश्रित है। मिश्रित यानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मिला के। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बात इसमें आई है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और आएगी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है इसमें मुद्दीयट्टू को सम्मिलित किया गया है। किसने सम्मिलित किया? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक मंत्रालय ने। सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसको सम्मिलित किया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स में किस खाद्य फसल को शामिल किया गया है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब तक आप ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन व्हाइट ये सब सुने होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन का। ऑपरेशन ग्रीन में कई खाद्य फसलों को शामिल किया गया है जिसमें टमाटर, प्याज, आलू सहित कई तमाम सब्जियां आती हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी तरह की चीजें, जितनी भी सब्जियां हैं ये आएगी ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसको शामिल किया है। अब चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कि ये जो
ऑपरेशन है ये कितने रुपए से देश भर में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 500 करोड़ रुपए से पूरे देश में शुरू हुई थी। ठीक है, और उसके बाद इस योजना का संचालन कर कौन रहा है? तो इसका संचालन किस कंपनी के द्वारा हो रहा है? तो ये हो रहा है नाफेड के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाफेड के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। नाफेड का जो हिंदी में पूरा नाम होता है वो होता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किस राज्य द्वारा? तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक, दिल्ली के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस की। तो पहले तो एक बात जान लीजिए, दिल्ली के अंदर कुल 92 हॉट स्पॉट अब तक कोरोना के बन चुके हैं और ऊपर बढ़ते जा रहा है ये नंबर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये हर व्यक्ति के मोबाइल में वहां पर इंस्टॉल कराया जा रहा है, जिससे कि जो भी व्यक्ति संपर्क में आए उसकी जानकारी हर व्यक्ति को मिलती रहे। ठीक है, बिल्कुल आरोग्य सेतु ऐप की तरह। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किया जाता है। ठीक है, उस केंद्रीय मंत्रालय का नाम बताना है जिसके अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किया जाता है। दोस्तों साइबर अपराध होता क्या है? साइबर का नाम जब भी आए तो आप लोग सुने होंगे साइबर कैफे, ठीक, यानी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी फर्जीवाड़े किए जाते हैं, जितने भी ऑनलाइन ट्रिकिंग की जाती है, वो सब साइबर अपराध के अंतर्गत आता है और इसका संचालन गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र शुरू कब किया गया है? तो ये दोस्तों 2020 में ही शुरू किया गया था, 13 जनवरी को। ठीक है, 13 जनवरी को यह केंद्र शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के पर्यटन स्थलों के संबंध में जारी वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है? वेबिनार श्रृंखला यानी वेब सीरीज। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे हाल ही में बहुत सारे वेब सीरीज आते हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के संबंध में वेब सीरीज श्रृंखला का नाम क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, देखो अपना देश। देखो अपना देश नाम का वेबिनार श्रृंखला शुरू हुआ है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की, कब शुरू हुआ ये? तो ये शुरू हुआ था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल के दिन ये शुरू हुआ है और उसके बाद यह जो श्रृंखला है, एक प्रोग्राम था कलकत्ता। ठीक, एक प्रोग्राम का नाम था कलकत्ता डैश ए कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, ए कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, इसी का एक हिस्सा था। ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे है कि इसमें इस समय, अब आपको एक चीज और बता दें यहाँ पे कि जो पर्यटन है भारत के अंदर, इस पर्यटन से भारत को लाभ क्या है? तो भारत की टोटल जीडीपी में पर्यटन से, केवल पर्यटन से ही 10% इनकम आती है। ठीक है, तो इसलिए पर्यटन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार नए नए प्लान्स निकालती रहती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आज का आखिरी प्रश्न होगा। देखिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है, स्कूली विद्यार्थियों हेतु कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च हुआ है दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है, अब कब लॉन्च हुआ था ये? तो 13 अप्रैल के दिन ये लॉन्च हुआ था और इसमें नीति आयोग के साथ इनका साथ दिया था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इन दो चीजों के द्वारा
नीति आयोग का साथ दिया गया था इस सॉफ्टवेयर को विकसित कराने में और इसका प्रचार कराने में। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर से होगा क्या, तो इस सॉफ्टवेयर से 3D डिजाइन बनाई जा सकती है, 3D डिजाइन बनेगी और जितनी पहले की 3D डिजाइन्स बनी है, पहले की बनी 3D डिजाइन्स को एडिट भी किया जा सकता है, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। अब ये जरूरत क्यों पड़ गई, क्या जरूरत थी, तो देखिए दोस्तों, एक क्षेत्र होता है सरकार द्वारा शुरू किया गया है अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब, वहाँ के छात्रों के लिए इस सॉफ्टवेयर को शुरू किया गया है। उस लैब में छात्रों को 3D टेक्निक की सारी बातें समझाई जाती हैं और वहाँ पे इसी की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न आज बहुत पसंद आए होंगे। हर प्रश्न को डीपली पूरा एक एक चीज उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक करके जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के वीडियो में। और दोस्तों मैथ की वीडियो बहुत जल्द अब आपको उपलब्ध होने लगेगी, हर अच्छे से अच्छा ट्रिक आपको मिलेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।